नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लिटरेरी टर्म्स जो पढ़ रहे हैं उसकी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम एल्गरी वर्ड लेकर आए हैं। लिटरेरी टर्म एल्गरी के बारे में सीखेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और कौन सी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो एल्गरी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद जो है हम उसी के साथ में फेबल्स भी सीखेंगे, एकोलॉग भी सीखेंगे, ठीक है। पैरेबल क्या होता है, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, इसी से एल्गरी से ही। तो पहले ये जानते हैं कि एल्गरी क्या होता है। एल्गरी कोई भी पीस ऑफ राइटिंग पूरी होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इम्प्लिसिट जो है सेंस इसका होता है। और ये नहीं कि किसी एक लाइन में आपको मिलेगा, बट ये कंप्लीट वर्क ही आपका जो है पीस ऑफ राइटिंग जो होती है वो एल्गरिकल होती है। एक चीज़ और, वर्स हो या प्रोज हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है एल्गरी, पहली बात। दूसरी बात, अब ये माने क्या होता है, तो इट मीन्स दैट इट हैज़ टू मीनिंग्स, एक सरफेस और एक हिडन मीनिंग, यानी कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग होती है। इसमें अलग अलग लेयर्स ऑफ मीनिंग होती हैं एल्गरी में, ठीक है। लिखा कुछ और होगा बट इसका सेंस कुछ और होगा, ठीक है। तो इसका अगर देखा जाए तो एल्गरी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड लैंग्वेज के एल्गोरिया वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स होता है कि स्पीकिंग अदरवाइज, यानी कि हम जो बोल रहे हैं सेंस उसका कुछ और है, ठीक। तो आइए डेफिनेशन लिखेंगे हम। डेफिनेशन के बाद में फिर एक एक कॉन्सेप्ट उसको समझ लेते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स ठीक से देखते हैं। एल्गरी होता क्या है ये लिखते हैं। जैसे कि हमने अब लिख लिया है, तो देखते हैं कि एल्गरी का क्या है। वर्ड कहाँ से आया, तो कहाँ से लिया गया, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। ये कौन सा शब्द है, एल्गोरिया। इसका मतलब होता है स्पीकिंग अदरवाइज, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया ही आपको, ठीक। अब एल्गरी का थोड़ा डेफिनेशन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इट इज ए स्टोरी और इमेज विद सेवरल लेयर्स ऑफ मीनिंग, कई मीनिंग इसमें हो सकती है, एक नहीं, ठीक है। बिहाइंड लिटरल और सरफेस मीनिंग, ठीक है। जो लिटरल या सरफेस मीनिंग होगी उसके पीछे भी मीनिंग होती है। लिटरल सरफेस एक ही चीज है, लिटरल और लिटरेरी दो चीज होती है, ठीक। तो जो लिटरल मीनिंग है, सरफेस मीनिंग है, उसके पीछे भी, बिहाइंड उसके पीछे भी मीनिंग है, छिपी हुई, दैट इज कॉल्ड हिडन मीनिंग, जो कि छिपी हुई मीनिंग है ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है समझने में, ठीक है। यानी कि थोड़ी जटिलता होती है मीनिंग को समझने में, इजिली आप जो है कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं जब तक बहुत थॉरोली नहीं पढ़ेंगे। इट हैज समटाइम्स व्यूड एज एक्सटेंडेड मेटाफर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सटेंडेड मेटाफर किसे कहते हैं, तो ऐसा भी आ सकता है। तो इसको एक्सटेंडेड मेटाफर की तरह भी देखा जाता है कभी कभी, ठीक है। अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर इन विच ईच कैरेक्टर, ये चीज ध्यान देना, ईच कैरेक्टर, इवेंट, चाहे कोई घटना हो चाहे कोई कैरेक्टर हो, इज ए सिंबल, वो घटना होगी या कोई कैरेक्टर होगा, उस कैरेक्टर को आप उसको ना समझकर बल्कि किसी अन्य कैरेक्टर को समझिए, ठीक है। अभी एग्जांपल में देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। इवेंट इज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, वो कोई आइडिया यानी विचार को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, या क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जैसे कि ट्रुथ को, इविल को, डेथ को, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कोई कैरेक्टर या इवेंट आ रहा है, ठीक है। उसका खुद का नहीं बल्कि वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है उसमें, ठीक। किसी भी स्टोरी में एल्गोरी क्या होता है, ऐसी नैरेटिव होते हैं, नैरेटिव कहानी होती है, स्ट्रेटजी व्हिच मे बी इंप्लाइड इन एनी फॉर्म ऑफ, किसी भी रूप में, ठीक है। और जनरल, चाहे वो पोएट्री हो, है ना, या वर्स हो या प्रोज हो, दोनों में चल सकता है, ठीक है, किसी में भी। इट इज एन एक्सटेंडेड नैरेटिव व्हिच कैरी सेकंड मीनिंग, ये हमने बात कर ली, हमने लिख दिया है, यहाँ भी बात हुई थी अभी, सेवरल लेयर्स ऑफ मीनिंग, दैट इज कॉल्ड सेकंड मीनिंग उसमें होगी। अभी इसमें भी बात किया गया कि जब चूंकि रिप्रेजेंट करेगा दूसरे को, तो इट मीन दैट कि सेकंड मीनिंग, उसकी अपनी तो मीनिंग है बट उसका सेकंड मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पीस ऑफ वर्क में, यानी कि राइटिंग में। सेकंड मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स सरफेस, यानी कि सरफेस मीनिंग के साथ साथ सेकंड मीनिंग में दोनों होगा, समझ लेना। एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। एवरी मैन एक मॉरलिटी प्ले है, आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आई थिंक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखिएगा आया है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है, PYQ में है ये, कि एवरी मैन क्या है, मॉरलिटी प्ले है, ठीक। एल्गरी इसमें भी है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये मोरल एंड रिलीजियस एल्गरी है, ये प्रोज में लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना है, सब इंपॉर्टेंट है। ये दादे सी डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, ये भी एल्गरी में है। चार्सर्स हाउस ऑफ फेम, लैंगलैंड पियर्स द प्लोमैन,
ये सब एल्गोरिथम के एग्जांपल्स हैं। इन सब को याद कर लीजिए। राइटर कौन है इसके, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर ज़्यादा तो नहीं पूछता, बट ये सब आप इतना समझे कि इनको तो बिल्कुल आना ही चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वो तो कहीं भी पूछ सकते हैं, ना भी सिलेबस में तो भी पूछ सकते हैं। ठीक, वो एल्गोरिथम से ना पूछ करके ऐसे ही पूछ लेंगे कि हाँ किसने लिखा, या एल्गोरिथम में पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं कि पूछ ही सकते हैं। तो ये हमको याद होना चाहिए बिल्कुल। काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम की बात करें, हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल एल्गोरिथम होगी। ठीक है, उसका एक एग्जांपल हमने उठाया कि ड्राइडन का जो है एब्सलम एंड एपिटाफल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। डेट वैसे पूछा नहीं जाता, बट माइंड में है तो अच्छा ही है, पूछा नहीं जाता डेट वगैरह भी इतना आपके यहाँ। फिर एल्गोरिथम ऑफ आइडियाज, ये किसका एग्जांपल, जॉन बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ठीक है, 78 में आया। तो ये हमारे अभी एल्गोरिथम के कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं या फैक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। फिर फेबल, प्रोलॉग और फिर एपिलॉग। ठीक है, एपोलॉग नॉट एपिलॉग। ठीक है, इसको देखते हैं हम। अब एल्गोरिथम के साथ ये देखते हैं कि आपको कुछ ऐसे पीस ऑफ राइटिंग मिलेंगे जिसमें हो सकता है कि पूरा प्ले हो क्या सकता है, होता ही है कि वो एल्गोरिकल नहीं है, नॉन एल्गोरिकल है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी उसमें क्या होगा कि कुछ पैसेज उसमें एल्गोरिकल होंगे, तो उसे हम कहते हैं कि एल्गोरिकल इमेजरी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि एल्गोरिकल इमेजरी क्या होता है। अब पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज, कोई भी ऐसी एंटिटी, ऐसी थिंग, ठीक है, वो परफॉर्म ब्रीफ एल्गोरिकल एक्शन जो होगा वो पूरे प्ले में नहीं होगा, पूरे पोएट्री में नहीं होगा, जो कुछ भी हो, ठीक है, उस पूरे में नहीं होगा, बल्कि कुछ पार्ट्स में होगा। क्या, इन सम शॉर्ट पैसेज, छोटे पैसेज में अगर थोड़ा सा एल्गोरिकल एलिमेंट दिया हुआ है तो उसे हम कहते हैं कि इमेजरी आ गई, थोड़ी सी इमेज आ गई उसकी एल्गोरिकल की, उसे कहते हैं एल्गोरिकल इमेजरी। आप एल्गोरिकल इमेजरी के लिए एल्ग्रो एंड इल पेंसिलेसो को जान सकते हैं, पूरा नहीं, इनकी ओपनिंग लाइंस की बात की गई है। हमने लिखा है ओपनिंग लाइंस ऑफ मिल्टन्स एल्ग्रो एंड इल पेंसिलेसो, उसमें आपको एल्गोरिकल इमेजरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जो कि प्रिस्क्राइब है सिलेबस में, टीजीटी में। अब हम एल्गोरिथम की बात करें। एल्गोरिथम व्हिच इनकम्पासेस मींस इंक्लूड्स सच फॉर्म्स, ऐसे फॉर्म, ठीक है, एज फेबल, पैरेबल, एपोलॉग, हालांकि एपोलॉग और फेबल एक ही चीज होती है, मे हैव मीनिंग ऑन 2 or more लेवल्स, ऐसी चीजों में जिसमें 2 लेवल की मीनिंग होती है, दैट रीडर कैन अंडरस्टैंड थ्रू एन इंटरप्रेटिव प्रोसेस। मतलब इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसका समझेंगे तो समझ पाएंगे, ऐसे आसानी से मतलब सरफेस मीनिंग नहीं होगी, मतलब हिडन मीनिंग होते, समझने में आएगा वो। ये तो मैंने ऐसे समझने के लिए लिख दिया है। अब हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें फेबल भी सीखना चाहिए, पैरेबल भी सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम से थोड़ा बहुत इनका कनेक्शन है। ठीक है, इसलिए अभी हम सीख लेते हैं इसको। तो आइए देखते हैं कि फेबल होता क्या है। फेबल आप लोग जानते ही होंगे लगभग, फिर भी जान लीजिए थोड़ा, कि कोई भी ऐसी स्टोरी, चाहे उसमें जो है एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं ना, रहते हैं एनिमल कैरेक्टर्स, बट वो एक्ट ऐसे करते हैं जैसे वो ह्यूमन बीइंग हो। ठीक, उनसे हमें कोई मोरल स्टोरी मिलती है। हम लोग बचपन में तमाम कहानियां सुने होंगे जिसमें वो लोमड़ी और अंगूर खट्टे वाला लोमड़ी की कहानी, वो ट्राई करती है बार बार कि हाँ उसको अंगूर मिल जाए, नहीं मिलते ग्रेप्स, बोलती है कि हाँ खट्टे हैं, सॉर। ठीक, वो भी हो गया। कछुए और खरगोश वाली कहानी सुना होगा, उसमें भी एक हमें मोरल स्टोरी मिलती है ना, कि हम अगर कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे ना तो हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्रो और उसमें फॉक्स वाली एक स्टोरी है कि कौवा जो है अपने उसमें भी वो चोंच में लिया रहता है चीज़ या कुछ खाने की चीज़, लोमड़ी यहाँ से उसकी प्रशंसा कर देती है, क्या बड़ा अच्छा, बड़े सुंदर हो, बड़ा अच्छा गाते हो, वो बोलने लगता है, वो टुकड़ा गिर जाता है, वो खा लेती है। तो ये क्या मतलब है, हमें फ्लैटरी भी नहीं आना चाहिए। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो आइए देखते हैं। फेबल इज आल्सो कॉल्ड एपोलॉग, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज शॉर्ट नैरेटिव, छोटी कहानी होती है, इन प्रोज और वर्स, दोनों में हो सकती है, प्रोज में भी वर्स में भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना है। विच पॉइंट्स अ मोरल, जिसमें आपको एक नैतिक लेसन मिलता है, मोरल लेसन मिलता है। द प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग का जो प्रेजेंटेशन होगा किसी भी वर्स में या प्रोज में, एज एनिमल्स, वो एनिमल्स की तरह होगा, यानी कि एनिमल्स होंगे। इज द करेक्टर, वो करेक्टरिस्टिक ऑफ द फेबल, यानी कि ह्यूमंस एज एनिमल्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं जैसे कि ह्यूमन,
बींग्स, और वो ऐसे एक्ट करते हैं उसी ह्यूमन की तरह, उन्हीं की तरह स्पीक करते हैं, ठीक है, उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं बिल्कुल जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं, ठीक है, वो एनिमल्स। उस पीस ऑफ राइटिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। द एनिमल्स बिहेव स्पीक एज ह्यूमंस इन ऑर्डर टू क्या हाईलाइट ह्यूमन फॉलीज, ये भी ध्यान रखना है। कुछ फेबल्स ऐसे होते हैं ह्यूमन की फॉली, जो कमियां हैं हमारी ह्यूमन बींग्स की, उसको हाईलाइट करने के लिए भी फेबल्स लिखे जाते हैं, ठीक है, और वीकनेसेस जो उनकी कमियां हैं हमारी, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की। आइए देखते हैं कि द जनरा प्रोबेबली अराउज इन ग्रीस, ये जनरा जो है कहाँ स्टार्ट हुआ, ग्रीस में, ठीक है। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ फेबल्स इज ascribed टू एसप, ईशॉप कहते हैं इसे। ये ईशॉप एक पर्सन थे ग्रीस में, इन्होंने बहुत अच्छे फेबल्स लिखे हैं, कलेक्शन ऑफ फेबल्स इनके थे, आई थिंक 200 प्लस हमने कहीं पढ़ा था उसमें, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि पूछ ले कभी कि सबसे पहले फेबल्स किसने स्टार्ट किया लिखना, ठीक है, वो कहाँ के थे, तो वो ईशॉप थे, ठीक है, और इनका कलेक्शन ऑफ फेबल्स था, ठीक। हमने एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कि द फॉक्स एंड द क्रो बाय ईशॉप, ये था, और भी इनके उसमें थे कलेक्शन में, कहीं हमने लिखा है। एनिमल फार्म की बात कर लीजिए, जॉर्ज ऑरवेल क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल की बात कर लीजिए। गुलिवर्स ट्रेवल एक्चुअली हमने लिखा है, देखो कि मिक्सचर ऑफ पॉलिटिकल एलगरी, पॉलिटिकल एलगरी भी है इसमें, एंड मोरल फेबल, और मोरल फेबल भी है, इसीलिए हमने यहाँ एकदम अलग किनारे लिख दिया है। आप इसमें समझ लें कि एलगरी का भी एग्जाम्पल है, फेबल का भी एग्जाम्पल है, ठीक। अब इसके बाद में नंबर आता है पैरेबल का, तो अब हम पैरेबल की बात कर लेते हैं कि पैरेबल क्या होता है, ठीक है। तो आइए इसको हटाते हैं, फिर पैरेबल देख लेते हैं। आइए कुछ देख लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट। पैरेबल कहाँ से आया, ये भी ग्रीक वर्ड से आया, कौन से वर्ड से, पैराबोल से। इसका माने साइड थ्रोइंग या कंपैरिजन होता है, ठीक, इतना जानिए, अगर पूछेगा तो ऐसे एक लाइन में पूछ लेगा। फिर पैरेबल को क्या कहेंगे, सिंपलीफाई कैसे करेंगे, ये एम.एच. अब्राहम ने ऐसे यही लिखी है कि अ शॉर्ट एंड सिंपल नैरेटिव, एक छोटी सिंपल कहानी अबाउट ह्यूमन बीइंग्स प्रेजेंटेड एज सो एज टू स्ट्रेस द टैसिट एनालॉजी। टैसिट एनालॉजी ये होती है कि जिसे कोई चीज अंडरस्टूड तो हो जाती है, समझ तो आती है, बट क्लियरली उसको कहा नहीं गया है, ठीक है, और पैरेलल उसकी तरह दिख रही है, तो उसको क्या कहेंगे, उसे समझाने के लिए विद अ जनरल थीसिस। जनरल थीसिस मींस दैट कोई भी स्टेटमेंट जो कि पूरी कहानी के कोई पॉइंट को समझाने के लिए यूज किया जाता है, जनरल थीसिस कहते हैं। और लेसन दैट द नरेटर इज ट्राइंग टू ब्रिंग होम, ब्रिंग होम में इससे वही होता है, समझाना, इडियम का प्रयोग किया गया है, टू मेक अंडरस्टैंड, किसी को समझाना कोई चीज, टू हिज ऑडियंस, अपने ऑडियंस को समझाने के लिए कोई स्टेटमेंट है ना, जनरल ट्रुथ, जनरल थीसिस यानी कि कोई स्टेटमेंट यूज करना, समझाना, दैट इज कॉल्ड जनरल थीसिस, यानी कि उसको समराइज करके बता देना, ठीक। ये तो थोड़ा बता दिया पैरेबल के बारे में। अब पैरेबल और भी देखिए, इसके बारे में क्या है, डायरेक्टिव होती है, यानी कि मोरल लेसन इसमें होता है, जो कि अभी बताया, प्रोज भी हो सकता है, वर्स में भी हो सकता है, क्या इलस्ट्रेट करता है, क्या बताता है, एक या एक से अधिक इंस्ट्रक्टिव लेसन, यानी कि निर्देशात्मक आपको लेसन मिलता है, यानी कि टीचिंग्स मिलती हैं। ये हमने पहले ही बता दिया कि एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं फेबल में, जबकि फेबल्स में जो है आपके पैरेबल्स में ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं। इट इलिस्ट्रेट्स और यूनिवर्सल, इलिस्ट्रेट्स यानी कि पैरेबल इलिस्ट्रेट करता है, बताता है, क्या इलिस्ट्रेट करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताएगा, या रिलीजियस ट्रूथ बताएगा, कोई धार्मिक सत्य की बात करता है, या सब मोरल ट्रूथ, मेनली रिलीजियस ट्रूथ की बात इस पे होती है, ठीक है। पैरेबल वाज वन ऑफ द जीसस फेवरेट डिवाइस, जीसस क्राइस्ट जो अपनी टीचिंग्स दिए हैं, उनकी जो मॉरल टीचिंग्स हैं, उसमें पैरेबल का यूज ज़्यादा हुआ है, ठीक है, उनकी फेवरेट डिवाइस थी, ठीक। एज ए टीचर इन द सेंस की एज ए इंस्ट्रक्टर, है ना, अपना वो जो टीचिंग्स दिए हैं, ठीक है। मोरल लेसन बाई, ये तो वही हो गया, ठीक है। गॉस्पेल एक वर्ड है, गॉस्पेल जानते क्या होता है, जो टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट हैं, वन ऑफ द 4 बुक्स, 4 बुक्स जो बाइबल की, उनमें से जो कोई एक ही कह सकते हो, जो डिस्क्राइब करती है टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसे हम गॉस्पेल कहते हैं। तो गॉस्पेल में क्या है, पैरेबल की बात की गई, यानी कि पैरेबल का यूज हुआ है, क्योंकि उनकी फेवरेट टीचिंग, फेवरेट डिवाइस जब पैरेबल है, तो जाहिर सी बात है उनकी टीचिंग्स में, यानी कि गॉस्पेल में पैरेबल का यूज हुआ है, ठीक है। ये रही पैरेबल की बात। अब आइए हम दूसरा देखते हैं। अब एग्जाम्पलम की बात करते हैं। एग्जाम्पलम क्या होता है, एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पलम लैटिन में है, इसको एग्जाम्पल समझ ले, इसका प्लुरल एग्जाम्पला होगा।
ठीक है, क्या होता है, एग्जाम्पल में स्टोरी टोल्ड एज अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, इंस्टेंस उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल, ये वर्ड याद रखना है। इंस्टेंस ऑफ जनरल थीम इन ए रिलीजियस सरमन, कोई धार्मिक सरमन उपदेश दिया जा रहा है, उसमें जो है इसका प्रयोग करेंगे। दिस डिवाइस वाज पॉपुलर इन मिडिल एज, मिडिल एज में ये जो है ज्यादा पॉपुलर थी। ठीक है, द टू गुड एग्जाम्पल्स इन चासर आर पार्टनर टेल, पार्टनर टेल में, और नन्स प्रीस्ट टेल। विलियम जेफरी चासर ने इसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया हुआ है अपने टेल्स में। ठीक है, तो पार्टनर टेल और द नन्स प्रीस्ट टेल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चासर के टेल में एक आता है पार्टनर, ठीक है, वो कोई एक थीम लेता है, क्या है वो थीम, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल, लालच जो है हर बुराई की जो है जड़ होती है। इसको इनकॉर्पोरेट करता है अपने एक एग्जाम्पल के तौर पर, यानी एग्जाम्पलम के तौर पर, जो कि स्टोरी बता रहा है, स्पेशली 3 डंकन रेवलर्स के बारे में बताता है, तो उसके बारे में ये जो बता रहा है ना, ये मेन थीम होती है, और एज एन एग्जाम्पल जो है प्रयोग किया जाता है इसको। बस ज्यादा नहीं, एक लाइन इसको देख लेना है। ठीक है, अब आइए प्रोवर्ब की बात करते हैं। प्रोवर्ब क्या होता है, अ शॉर्ट पॉपुलर सेइंग ऑफ अननोन ऑथरशिप। डेली लाइफ में बहुत सारे कहावतें यूज होती हैं, हम लोग यूज करते हैं ना, चाहे हिंदी में हो, अपनी अपनी भाषा में, सब जगह होती है। तो शॉर्ट पॉपुलर सेइंग, ऐसी कहावत ऑफ अननोन ऑथरशिप, जिसका पता नहीं कि किसने लिखा है, कोई ऑथरशिप नहीं पता होता, ठीक है, कि लिखने वाला कौन है। एक्सप्रेसिंग सम जनरल ट्रुथ, कुछ सामान्य, एक ऐसा ट्रुथ जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर कोई जानता है उसको, और कोई सुपरस्टिशन के बारे में बात करता है, वो एक लाइन का होगा प्रोवर्ब, ज्यादा नहीं। ठीक है, दूसरे शब्द में अगर कहें वही चीज दूसरे शब्द में, अ शॉर्ट पिथी स्टेटमेंट, एक कोई ऐसा स्टेटमेंट ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड, जो कि जनरली एक्सेप्टेड है समाज में, क्या, ट्रुथ अबाउट एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ के बारे में कोई सत्य है, कोई ट्रुथ है, उसको एक्सेप्टेड किया गया है एक स्टेटमेंट में। एक पिथी मतलब वही शॉर्ट पिथी होता है स्टेटमेंट, जिसमें मीनिंग समझ लो काफी अच्छी मीनिंग, मतलब उसकी डेप्थ में मीनिंग है, शॉर्ट है लेकिन मीनिंग उसकी काफी डेप्थ है। ठीक है, उसको कहते हैं पिथी स्टेटमेंट। जैसे एक उदाहरण के लिए, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि कोई भी काम आप अगर समय से करते हैं तो आप हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, फायदे में रहेंगे। ठीक है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, स्टिच तो समझते ही होंगे। पीपल इन द ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, जो लोग शीशे के घर में रहते हैं उनको दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, हम लोग ऐसे बोलते हैं जनरल लाइन में। एक प्रोवर्ब हो गया। ठीक, ही इज नॉट लाफ्ड एट दैट लाफ्स एट हिमसेल्फ फर्स्ट, उस व्यक्ति पर कोई नहीं हंस सकता जो अपने आप पर ही हंस लेता है, उस पर कैसे कोई हंस सकता है। ठीक है, जो अपने आप पर पहले हंस लोगे फिर तुम पर कैसे कोई हंसेगा। ठीक है, तो ये भी कहावत है कि ही इज नॉट लाफ्ड एट, उस पर कोई नहीं हंस सकता है, यानी उस पर हंसा नहीं जा सकता। लाफ्ड एट पैसिव में सेंटेंस है। ठीक है, ये देखो, इज नॉट लाफ्ड एट दैट लाफ्स एट हिमसेल्फ फर्स्ट, जो अपने पर हंस लेता है। ये बहुत छोटे छोटे एक दो लाइन के इनको देख लीजिएगा। बाकी हमने एल्गरी वगैरह ठीक से देख लिया, ये भी देख लिया है। और हमारा जो एमएच एब्राम्स में अगला टर्म होगा उसको लेकर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।